नमस्कार। सोचिए, जब एक बहुत बड़ा पावरफुल इंजन बन जाता है तो अगला कदम क्या होता है? उसे और भी तेज दौड़ाना। ठीक यही बदलाव अब भारत अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में कर रहा है। 2026 से देश का फोकस सिर्फ कैपेसिटी बनाने पर नहीं, बल्कि उस कैपेसिटी से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स निकालने पर है। तो इसका मतलब क्या है? चलिए थोड़ा और डीपली समझते हैं। 2026 का मूल मंत्र है इरादे से ज्यादा एग्जीक्यूशन। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब कागज पर बनी शानदार योजनाओं का दौर खत्म हो रहा है। अब प्रायोरिटी है उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की, और वो भी स्पीड और एफिशिएंसी के साथ। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? एक बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए। विकसित भारत लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। और जाहिर है, ये सपना सिर्फ अच्छे इरादों से पूरा नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस काम से ही हकीकत बनेगा। यही विजन इन सभी नई स्ट्रैटेजीज को ड्राइव कर रहा है। तो असली बात क्या है पता है? अब चैलेंज ही बदल गया है। पिछले दशक में सड़कें, बंदरगाह और फैक्ट्रियां बनाने पर जोर था। अब कैपेसिटी की कमी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि मौजूदा सिस्टम में मौजूद छोटी छोटी रुकावटें, या जिसे हम फ्रिक्शन कह सकते हैं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक शक्तिशाली इंजन तो बना लिया गया है, लेकिन अब उसे और तेज चलाने के लिए उसकी ट्यूनिंग और ऑयलिंग की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि इस इकोनॉमिक इंजन को टॉप स्पीड पर लाने के लिए वो कौन सी 5 बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें हटाया जा रहा है। पहली रुकावट है एनर्जी सेक्टर में। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसे शहरों और फैक्ट्रीज तक पहुंचाने वाले ट्रांसमिशन ग्रिड उस स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे। इसका सोल्यूशन है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाना और बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BES पर जोर देना। ये विशाल बैटरियों की तरह काम करेंगी, जो एक्स्ट्रा ग्रीन एनर्जी को स्टोर करेंगी और जरूरत पड़ने पर सप्लाई करेंगी। इससे ग्रिड पर प्रेशर कम होगा और हमें 24 घंटे स्टेबल बिजली मिल सकेगी। दूसरी बड़ी अड़चन है हमारे लेबर सेक्टर में। देश में ग्रेजुएट्स तो बहुत हैं, लेकिन उनमें आज की ज़रूरत वाली स्किल्स जैसे AI रेडी होना या सेमीकंडक्टर लिटरेट होना, इसकी कमी है। इसे दूर करने के लिए प्रोजेक्ट प्रैक्टिस जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहां छात्र पढ़ाई के दौरान ही रियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। साथ ही स्किल इंडिया डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जो उन्हें फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी रुकावट की, लॉजिस्टिक्स। भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत बहुत ज्यादा है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में कम्पेटिटिव नहीं रह पाते। इसका डिजिटल सोल्यूशन है PM गति शक्ति और ULIP प्लेटफॉर्म, जो सड़क, रेल और बंदरगाहों को एक सिंगल डिजिटल मैप पर ले आता है, ताकि माल ढुलाई का समय और हिडन कॉस्ट्स दोनों कम हो सके। इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा देखिए। देश की कुल कमाई यानी GDP का लगभग 8 से 9% हिस्सा सिर्फ सामान को इधर से उधर ले जाने में खर्च हो जाता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सोचिए जरा, अगर हम इस कॉस्ट को आधा भी कर दें तो क्या होगा? सब्जियों से लेकर कारों तक हर चीज सस्ती हो सकती है और हमारे एक्सपोर्ट्स दुनिया में और भी ज्यादा कम्पिटिटिव बन सकते हैं। चौथी मुश्किल है ट्रेड के फ्रंट पर। दुनिया भर में देश अपनी सीमाओं को सख्त कर रहे हैं, और भारत का ट्रेड डेफिसिट खासकर चीन के साथ एक चिंता का विषय है। इसका जवाब है सरकार की सक्सेसफुल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी PLI स्कीम का, कह सकते हैं वर्जन 2.0, जो और भी बड़ा है। इस बार 100 से ज्यादा जरूरी चीजों को लिस्ट में शामिल किया गया है, ताकि उनका प्रोडक्शन भारत में ही हो और इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। और पांचवी रुकावट है लाल फीताशाही यानी गवर्नेंस। कभी कस्टम से जुड़े सालों पुरानी विवाद, तो कभी केंद्र और राज्यों के अलग अलग नियम बड़े बड़े हाईवे और फैक्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स को सालों तक अटका देते हैं। इसी को ठीक करने के लिए राइट ऑफ वे यानी जमीन अधिग्रहण के नियमों को आसान बनाया जा रहा है, और बिजली की दरों जैसे मुद्दों को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो हमने 5 रुकावटें और उनके सोल्यूशन देखे, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी सोच, एक पूरी फिलॉसफी काम कर रही है। ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं है, बल्कि ये भारत के इकोनॉमिक सोच में एक जेनरेशनल शिफ्ट है। हम मेक यानी बनाने के युग से स्केल यानी बढ़ाने के युग में एंटर कर रहे हैं।
इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। पिछला डेकेड था मेक इन इंडिया का, जिसका मुख्य ध्यान देश में नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने पर था। अब ये डेकेड है स्केल इन इंडिया का, जहां फोकस पहले से मौजूद कैपेसिटी को और तेज और कुशल बनाने पर है। मतलब अब बात सिर्फ फैक्ट्री लगाने की नहीं है, बात है उस फैक्ट्री से वर्ल्ड क्लास सामान बनाने की, और वो भी बड़े पैमाने पर। और ये नई सोच, ये सरकार के काम करने का तरीका भी बदल रही है। अब सरकार एक कोच की तरह काम कर रही है, जो टीम के हर प्लेयर को नहीं, बल्कि सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स को ही रिवॉर्ड देती है। यानी अब सबको एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकारी मदद सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट और सबसे बेहतरीन सामान बनाएंगी। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या भारत अपनी इकोनॉमिक रफ्तार बनाए रख पाएगा? और ये एक लाइन इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। समस्या अब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, समस्या सिस्टम की रफ्तार है। भारत के पास अब पैसा, टैलेंट और कैपेसिटी सब कुछ है। अब असली टेस्ट इस बात का है कि हमारा सिस्टम, हमारी ब्यूरोक्रेसी इन पहियों को कितनी तेजी से घुमा पाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सभी सुधार भारत के इकोनॉमिक इंजन को वो स्पीड दे पाएंगे जिसकी उसे ज़रूरत है? क्या हम 7% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट को बनाए रखकर 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन एक बात साफ है, कोशिश पूरी हो रही है।